नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। निर्भया कांड के दोषियों की फांसी की सजा जिस तरह से टलते जा रही है, उसके बाद यह बात अपने आप में दीगर है कि क्या आज अदालतों में सिर्फ तारीख पर तारीख लगती हुई दिखाई देगी। और इस बीच वरिष्ठ वकील और समाज सेवी इंदिरा जयसिंह का एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें इंदिरा जयसिंह अपने ट्वीट में स्पष्ट तौर से लिखती हैं कि जिस तरह से सोनिया गांधी के परिवार ने राजीव गांधी की हत्या करने वालों को माफ कर दिया, ठीक उसी तरह से निर्भया के माता पिता को भी इन चारों गुनहगारों को माफ कर देना चाहिए। इन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। इंदिरा जयसिंह का यह ट्वीट, अगर आप संवेदनहीन कहें इसे, तो शायद बहुत कम होगा शब्द, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं निर्भया के परिवार ने किस तरह से इंदिरा जयसिंह की इस नई दलील का न सिर्फ मुखालिफत करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है, बल्कि अपने दिल की बात सामने रखी है। सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाली? मेरी क्या लगती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे अपील की? 7 साल मैं उससे मिली हूँ, कोर्ट में बार बार मिली हूँ, उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा। जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफी की बात कर दी। मुझे इसको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के अनुसरण की जरूरत नहीं है। एक तरफ पूरा देश 7 साल से इंतजार कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। मैं संघर्ष कर रही हूँ कि नहीं, उन मुजरिमों को फांसी हो, निर्भया को इंसाफ मिले, पूरे देश के बच्चियों को एक भरोसा जगे कोर्ट पे। उसी बीच में इंदिरा जयसिंह ने ऐसे सवाल किया है। मैं कहती हूँ कि मेरी लगती क्या है वो? आज ऐसे ही औरतों के वजह से, ऐसे सोच वाले लोगों की वजह से हमारे देश में बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है और रेप बलात्कार हो रहा है। आज ऐसे ही लोगों के वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे सोच वाले लोग, खासकर महिला के नाम पे कलंक है। इसको पूरे देश के बच्चियों से इंसाफ मांगना चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने हमसे सवाल किया कि माफ करे। अगर इसको बेटी होती, अगर इसके साथ, उसके बेटी के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया होता या इसके साथ खुद हुआ होता तो क्या यह माफ करती? मेरे बेटी के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, जिस तरह से हमारी बेटी की जिंदा लाश हमारे सामने आई थी, खून में लथपथ, सोनिया गांधी ने खुद आंखों देखी है उस बच्ची को, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन मिलने गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने हमसे सवाल किया? ये उनकी हिमायती हो सकती है, मैं नहीं हूँ। मेरी बेटी की जान गई है, हमारे देश के बच्चियों को जान गई है। आज हमारी बच्चियां इस आपने देखा किस तरह से उद्गार है निर्भया की मां का। निर्भया के पिता की भी बातें कुछ इस तरह से ही हैं। पहले उनकी बात सुन लिए, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। निर्भया के पिता ने क्या कहा, संक्षेप में दिखाते हैं आपको। इंदिरा जयसिंह को मैं जानता हूं, मिले भी हैं, लेकिन उनको हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दरिंदों को फांसी के लिए 7 साल से लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि 1 मिनट में इनको ख़त्म कर दें, तो इनकी सोच गलत है। ये बलात्कारियों की माँ हो सकती है, लेकिन एक औरत होकर के एक औरत का दर्द ना समझना, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत बात है। उसको पता है कि हम 7 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि इनको फांसी हो। आज भी 4 दिन से कोर्ट में दौड़ रहे हैं। ये कहाँ थे उस समय जब ये घटना हुई थी? क्या उनका अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं है? निर्भया का अधिकार नहीं है? तो ये निहायत गलत ट्वीट किया है उसने, और जो किया है वो बहुत गलत किया है। निर्भया की मां का यह कहना है कि जिस तरह से इंदिरा जयसिंह ने यह तमाम मामला उठाया है, ऐसी महिलाएं जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आज समाज में इतनी बड़ी कुरीतियों को पनाह मिलती है और उन्हें बख्शने की बात कही जाती है। चर्चा शुरू करते हैं। मधु किश्वर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। इंदिरा तिवारी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। AP सिंह जो कि एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और रितंद्रा मिश्रा जी हमारे साथ एडवोकेट जुड़ी हुई हैं। मधु किश्वर जी, इंदिरा जयसिंह जैसी महिलाएं इस देश में बलात्कार आरोपियों के बचाव में सामने आती हैं और उनकी वजह से इस तरह के गुनाह को संरक्षण मिलता है, यह कहना है निर्भया की मां का। क्या इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, दुख मुझे इस बात का है कि इंदिरा जयसिंह उन लोगों में से नहीं है जो कि डेथ पेनल्टी के ब्लैंकेट अपोनेंट हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं कि किसी हालत में भी डेथ पेनल्टी ना हो, ये उनमें से नहीं है जी। क्योंकि
माया कोडनानी जी को इन्होंने झूठे तरह से फंसा के इतना फेक नैरेटिव करके उनके लिए डेथ पेनल्टी की सिर्फ मांग नहीं की, उससे भी बदतर उनके लिए सजाएं मांगी गई। तब इनका दिल नहीं पसीजा। इनका दिल पसीजता है अफजल गुरु के लिए, इनका दिल पसीजता है बुरहान वानी के लिए, इनका दिल पसीजता है नक्सलवादियों के लिए जो कि खुलेआम कत्लेआम करते हैं इनोसेंट्स का भी, और सामाजिक न्याय के नाम पर कहर ढाते हैं। कश्मीरी आतंकवादियों के लिए इनका दिल पसीजता है और किसी के लिए नहीं, और कोई हिंदू है तो बिल्कुल ही नहीं। तो क्या मैं मधुकिशोर जी, क्या मैं मानूं कि दरअसल ये जो अपने आप को सेक्युलरिस्ट बताते हैं, जो अपने आप को बहुत उदार विचारधारा के लोग साबित करने की कोशिश करते हैं, ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फंडेड एक्टिविस्ट, ये फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट हैं। करोड़ों रुपया लेती है इंदिरा जयसिंह विदेशों से, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल। इनके ऊपर कितनी इंक्वायरीज भी बैठी हुई हैं, इन्होंने जो मिसयूज किया है। और इनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तो इनको इनके जवानी के दिनों से जानती हूँ। किसी ज़माने में आइडियलिस्ट थी, पर ये जो फॉरेन फंडिंग के चक्कर में जो एनजीओ आते हैं उनमें से उनकी फसल है ये। और इनका धर्म ईमान केवल देश के खिलाफत में, टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्ट करने में, देश के टुकड़े करने, खिलाफत, देश के टुकड़े करने, और है तो बिल्कुल कुछ मर्डर्स। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, बिल्कुल इनका वही ट्रैक रिकॉर्ड है। आ रहा हूं आपके पास। इंदिरा तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु के लिए ये माफी मांगने गई थी रात को 12 बजे जगाया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। मैंने नहीं देखा कि इनकी तकलीफ कभी हुई हो, जो और कितने गरीब कई बार गलती से फांसी पे भी चल जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो दरअसल ये एक ऐसा थोड़ा है जो लगातार देश विरोध को मुकम्मल पनाह देने की कोशिश करता रहता है। इंदिरा तिवारी जी, इंदिरा जयसिंह जैसी वकील आरोपों में फंसाया। इंदिरा तिवारी जी, जिस तरह से इंदिरा जयसिंह ने आज माफी की बात कही है, क्या कोई भी मां इस तरह की बात कर सकती थी? और अगर ये बातें सामने रखी जा रही है, तो जिस तरह से मधुकिश्वर कह रही हैं, ये दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग का एक हिस्सा है जो आज देश में बड़े पैमाने पर दिख रहा है। इंदिरा तिवारी जी। अजय जी, मैं पॉलिटिकल डिबेट ये नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसको यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग को डिस्कस करने में नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये बैठी हूँ कि बलात्कार किया है और वो भी विभत्स है, वो चाहे विभत्स हो और सामान्य हो, दोनों ही स्थिति में। आपको याद होगा कि ASJ 30 हज़ारी डॉक्टर कामिनी लॉ हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये भेजा था, उनकी रिपोर्ट गई हुई है विद जजमेंट कि या तो कैस्ट्रेशन किया जाए या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, ये उनका जजमेंट है। और मैं उनको मतलब 100 क्या 1000% मैं उनको इस चीज़ के लिए वो देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इस तरह के जजेस की आवश्यकता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख है कि ये अपने इंडियन पेनल कोड का किस तरह से दुरुपयोग करके ये जघन्य अपराधी अपनी फांसी की सज़ा को सिर्फ डीले करा रहे हैं टैक्टिस को। इंदिरा जी, आपने जो बात अभी कही, मैं जरा इसका सीधा जवाब AP सिंह साहब से ले लेता हूं। AP सिंह साहब इस मामले में वकील हैं और दोषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। AP सिंह साहब, डिले टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। बिल्कुल अक्षम्य है। AP सिंह साहब, लगातार 1 साल तक डे टू डे हियरिंग की, रोजाना इस केस की सुनवाई की। मैं क्लियर हुआ, पहला ऐसा केस था स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जज बने, हुआ सब कुछ, और मैंने इसका ट्रायल बता। आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द। सिंह साहब, आपकी पुत्री होती इस जगह तो आप क्या करते? आपकी पुत्री होती AP सिंह साहब तो आपका क्या रिएक्शन होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ, और विश्व भर की माएं ये जानना चाहती हैं। AP सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप? शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि AP सिंह साहब अभी हमारी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द हमारे स्टूडियो में पहुंचे। अंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ में, आ रहा हूं आपके पास, मधु जी, बस 1 मिनट, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास।
अंबर जैदी साहब, जिस तरह से ये सारी बातें सामने हैं, जी इंदिरा जयसिंह का ये बयान खुद अपने आप में कितना कन्वोल्यूटेड है। क्या इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं और क्या इस तरह की माफी वाली बात कही जा सकती है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्या? देखिए, एक तो कोई व्यक्ति और ऊपर से कोई एक महिला, ऊपर से वो महिला है और ऊपर से वकील है, वो जी। एक कानून की पैरोकारी करती है, उसके बावजूद वो ये कह रही कि हिम्मत रखते हैं। मैं सीधे तौर पे कह रही हूँ कि उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो ऐसी बात कर भी सकती हैं। एक लड़की, एक माँ जिसने अपनी बेटी को किस तरीके से खोया हो कि उसके 6-7 लोगों ने उसका रेप किया, उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, और आप उस माँ से बोल रही कि उनको माफ कर दिया जाए। क्या अगर वो आशा देवी जी की जगह होती तो क्या वो ऐसा सोच भी सकती है? अगर हमारे यहाँ कोई गलत बात हो जाती है तो हमारे नहीं, तो आपको क्या लगता है इंदिरा जयसिंह ने क्यों ये बात कही होगी? जाहिर सी बात, क्या ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? एग्जैक्टली, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अगर हम अपने महिलाओं की को इंसाफ दिलाने की बात करें, मधुकेश्वर जी, क्या इंदिरा जयसिंह सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए इस तरह का बयान सामने रखती हैं? मधुकेश्वर जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, मैं नहीं सोचती, क्योंकि सुर्खियां बटोरने की उनको बहुत बहाने मिलते हैं। यहाँ पे उनकी मंशा सिर्फ साफ है कि अगर डेथ पेनल्टी लेजिटिमाइज हो जाती है जी, तो जो इनके चहेते अर्बन नक्सलवादी हैं, इनके चहेते कश्मीरी आतंकवादी हैं, उनकी भी अब, क्योंकि जैसे JKLF के लीडर यासीन मलिक हैं, उनको हो सकता है फांसी हो, तो ये उनके लिए लड़ेंगी कि फांसी ना हो। उसको खुला रहने में भी इन लोगों ने बहुत मदद की। ये उन लोगों के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं मर्सी पिटिशन के। और देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किन के लिए मर्सी पिटिशन लेके रात को 12 बजे जजों को जगाया था। दूसरी बात, मुझे चिंता इस बात की है, जिसको जुवेनाइल कहते हैं, जिसकी एज के साथ गड़बड़ी की गई है, और असली जो जघन्यता थी, जिसने रॉड्स घुसाई थी प्राइवेट पार्ट्स में और चिथड़े किया था निर्भया को, उसको तो 2 साल के अंदर जुवेनाइल होम से निकाल दिया गया। और जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और कुछ मेडिटेशन कराने वाले लोगों को सौंपा गया था वो लड़का, कि उसको जरा देखिए, उसकी मानसिक हालत सही हो, रिहैबिलिटेट हो। सभी का ये मत है कि वो इतना हार्डन्ड क्रिमिनल है, परंतु उनकी महत्वपूर्ण मुद्दा मधु जी आपने यहाँ पर उठाया है। सिंह साहब अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एपी सिंह साहब, 2 बड़े मुद्दे जो अभी एक, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज 1 मिनट, हमें बहस को आगे बढ़ाना है। एपी सिंह साहब, 2 बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हुए। एक, पहला जो इंदिरा तिवारी ने उठाया कि अगर आपके घर में इस तरह की किसी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ होता तो क्या उसके बचाव में भी आप इसी तरह खड़े होते, और क्या ये डिले टैक्टिक्स नहीं है? और दूसरा, इस तरह के जुवेनाइल को जुवेनाइल कहकर हार्डन्ड क्रिमिनल को छोड़ देना, क्या ये अपने आप में कानून तर्क बात है? एपी सिंह साहब, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया जी। बचपन का कानून, जो बच्चों का कानून है, वो आपने हमने नहीं बनाया, वो कानून निर्माताओं ने बनाया। उनसे पूछेंगे आप, संविधान निर्माताओं से पूछें, संविधान हमारा क्या कहता है, आईपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी कहता है, भारतीय संसद क्या कहती है, जेजे बोर्ड क्या कहता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या कहता है। ये वो लंबा विषय है, वो इस टाइम के लिए बहुत टाइम चाहिए। जेजे बोर्ड जो कहता है उसके तहत जुवेनाइल डिले टैक्टिक्स पर आप क्या कहेंगे? इंदिरा तिवारी ने आपके ऊपर सवाल उठाया, आप डिले कर रहे हैं, जानबूझकर आप दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चंद दिन दिला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप याद कीजिए, 2012 से 8 साल हो गए हैं। 2012-13 में जब इस केस में साकेत में पहली बार, इसी केस में मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डे टू डे हियरिंग हुई, रोजाना सुना गया। मैं ऐसा एडवोकेट था जो डे टू डे हियरिंग में किसी दिन एब्सेंट नहीं हुआ, रोजाना पेश हुआ। ये डिले टैक्टिक्स नहीं थी, ये एविडेंट लायर की तरह मैंने कोर्ट का सम्मान किया। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट साहब अभी क्या कर रहे हैं? सुनिए, जिस तरह से मर्सी पिटीशन के बुलाया है, सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं तो नहीं बुलाना चाहिए आपको। आप सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं ऐसा एडवोकेट था जो डे टू डे हियरिंग सुनवाई हुई, लगातार पूरे केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग सुनवाई हुई, रोजाना। इंदिरा तिवारी जी, मैं ऐसा इंदिरा तिवारी जी, आपने सवाल उठाया था, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। जो लोग डिले टैक्टिस कहते हैं गलत है, गैर कानूनी है, वकीलों का अपमान है, ऐसे व्यक्ति का अपमान है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अंतर्गत हो रहा था, ऑर्डर्स के अंतर्गत हो रहा था, उसके लिए आप वाहवाही नहीं बटोरने की कोशिश करें। डे टू डे हियरिंग एक
ऑब्लिगेशन था, ऑब्लिगेशन mandate नहीं था, होना मैं था। रोजाना उसमें पेश हुआ, आपका आप कोई समझ योगदान सकते नहीं हैं, है। आपको और हमसे आपकी सिंपैथी मजबूरी होनी थी जाना चाहिए। उसमें। क्या हुआ होगा मेरी आप प्रैक्टिस दोषियों पर? की पैरोकारी क्या कर रहे हैं, हुआ आपको होगा? सिंपैथी होनी चाहिए। दोषियों के आप उनको एडवोकेट को दोषी आप तक नहीं दोषियों नहीं मानते। कह सकते, आप तो अपने उन्हें दोषी तक क्लाइंट नहीं की मानते। पैरवी दोषियों नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट की पैरवी करिए। मेरा काम है, हमारे लिए मुझे दोषी बार है। उन्होंने काउंसिल एक ने महिला का शपथ दिलाई रेप है किया है, कि वो दोषी है। अपने क्लाइंट की पैरवी कीजिए, अपने क्लाइंट और का अभी तो पक्ष अच्छा convict चलिए, नहीं है, convict एपी हो सिंह चुके साहब, हैं। आप मैं बोल एक रहे हैं कि वो आपने दोषी अभी नहीं है, आपने जबकि अभी कोर्ट ने शपथ की करार बात की, दे एपी सिंह साहब चुकी है शपथ की कोर्ट बात उनको। की आपने, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, हर काउंट पर ये साबित किया जा चुका है कि ये चारों दोषी हैं। बिल्कुल हर काउंट पे साबित किया जा चुका है। नहीं बचाने की कितनी लिमिट हो सकती है? मैंने अपनी जेब से लीगल रेमेडी नहीं पैदा की है, मैंने अपनी जेब से लीगल रेमेडी नहीं पैदा की। अगर क्योरिटी पिटीशन का अधिकार है, हमें संविधान ने दिया है। अगर मर्जी पिटीशन का संविधान है तो हमारा अधिकार दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया। आप संविधान की धज्जियां उड़ाइए, आप संसद की धज्जियां उड़ाइए, आप लोगों को बताइए सुप्रीम कोर्ट में गलत होता है। आप संविधान की धज्जियां उड़ाइए, मैं संविधान को मानने वाला हूं, संविधान का सम्मान कर। चलिए, एक और एडवोकेट हमारे पैनल पर हैं। बात मानता रहूंगा। एक और एडवोकेट हमारे पैनल पर रितंबरा जी। रितंबरा जी, क्या रितंबरा जी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कभी कोई मामला, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, भाई कब तक तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी? और क्या ये वकील सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए है? सामाजिक दायित्व तो नहीं है क्या किसी वकील का? जी देखिए, सामाजिक दायित्व तो हर वकील का है, लेकिन इस केस में अभी जो सिंह साहब कह रहे थे, ये दोषियों के वकील हैं, और जैसा कि इन्होंने अभी मंशा जाहिर कर दिया कि वो दोषियों के वकील है, तो वो उनसे फीस लेते हैं, वो उनकी पैरवी करेंगे, वो उनके लिए लड़ेंगे। कोई कैसे मरा है, कि किसके साथ क्या अन्याय है, उससे उनको मतलब नहीं है। रितंबरा जी, इस केस को रितंबरा जी, मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कि कोर्ट आप तक ने उनसे कोई उन्हें हथियार दोषी लगाने माना की है, उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें दोषी माना है। अब उसके बाद भी किसी निर्दोष को बचाने के लिए कानून बनाया गया है, उसके मिसयूज के लिए नहीं। फटका लगी है कोर्ट से इन लोगों को कि आप डिलेड इनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने दोषी को आपने कहा था कि ये इस टाइम पे अंडरएज था, तो कोर्ट से फटकारने लगी आप कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी, कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी। कोर्ट ने जिनको कन्विक्ट कर दिया उसको आपको दोषी नहीं मान रहे, आप कोर्ट के फैसले को नकार रहे हैं। मधु किशोर जी, मधु किशोर जी, मधु किशोर जी और एपी सिंह साहब अभी बहस करेंगे। मधु किशोर जी, मधु किशोर जी प्लीज, एपी सिंह साहब प्लीज सुनिएगा, एपी सिंह साहब प्लीज प्लीज, मधु किशोर जी मिसरिप्रेजेंट नहीं किया, मधु किशोर जी प्लीज बोलिए। बहुत दुनिया में सिंह साहब, देखा जाता है, सिंह साहब सुनिएगा, बड़ा सम्मान है। सिंह साहब एक मिनट, चैनल है, बहुत सिंह साहब मेरी एक सुन लीजिए, उसको गंभीरता सिंह साहब मेरी सुन लीजिए, सिंह साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए सिंह साहब मेरी इल्तिजा। कायदे से जो वकील होते हैं उनका काम है, दे आर लॉ ऑफिसर्स, उनका सही काम ये है टू हेल्प द जजेस अराइव एट द ट्रूथ, टू हेल्प द जजेस डिलीवर जस्टिस। यहाँ क्या हो गया है कि मेरा अगर जो क्लाइंट है, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे मास मर्डरर है, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी है, मुझे उसको डिफेंड करना है। दैट मीन्स जो आपका असली धर्म है एज अ वकील, आपका ये नहीं है कि आप जजेस को मिसलीड करें। आपका एक वकील, अच्छे वकील का काम ये होता मेरे पास है वक्त का, मैं जवाब दीजिए इसका। जजेस क्या आप सही बात तक, सही नतीजे तक पहुंचने में मदद करें। आपका क्लाइंट अगर निर्दोष है, गरिमा को बना के रखना, अगर आपका क्लाइंट निर्दोष है तो आप किसी हद तक जा सकते हैं, परंतु अगर आपका क्लाइंट, मालूम है आपको भी कि आपका क्लाइंट रेपिस्ट है, उसने रेप और मर्डर किया है, गरीबों की बात नहीं है, खुदा के लिए एज एन ऑफिसर इसका मतलब गरीब जो मर्जी अपराध कर ले, आपकी बेटी को अगवा करने जाए। सिंह साहब मैं एक मिनट आता हूँ। आपने यहाँ अमीरी और गरीबी की बात की, मैं यहाँ पर अपराधी और बेकसूर की बात करता हूँ। मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या अपराध करने वाला व्यक्ति अपने इकोनॉमिक स्टेटस से सजा पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सिंह साहब, आपने यहाँ
है। नहीं, आपने यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण दिया है। सिंह साहब प्लीज एक मिनट सिंह साहब महात्मा गांधी महात्मा गांधी नहीं, आप यहाँ पॉलिटिकल भाषण मत दीजिए। अमर जी एक मिनट प्लीज, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। सिंह साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक अपराधी होता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ कौन सा भाषण दे रहे हैं? यहाँ पर भाषण के लिए आपने बुलाया है मुझे यहाँ। नहीं, ये भाषण है, ये आप अपने भाषण को मत रखिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। जब उन्होंने एक जघन्य अपराध का अपराधी है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। राजीव गांधी की हत्या, जब राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को वो एक पॉलिटिकल अफेयर। अच्छा चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मुझे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने पिता की हत्या में कोई सजा नहीं, दुनिया में ऐसी कोई सजा नहीं जिसको माफ किया जा सकता है। दुनिया में कोई ऐसी सजा नहीं है जिसको माफ किया जा सकता है। कोई ऐसा धब्बा नहीं जिसको धोया नहीं जा सकता है। जेल को सुनिए, जेल को सुधार रहने दीजिए। हाँ, जेल को सुधार गृह रहने। मैं इस बहस को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास वक्त इतना नहीं है। लेकिन एपी सिंह साहब, जेल का संगीत है। एपी सिंह साहब कुछ भी कह लीजिए, अपराधी का सुधार तभी हो सकता है जब अपराधी खुद सुधरना चाहे। लेकिन अपराधी अगर अपनी जीवन की मियाद बढ़ाने के लिए यौन प्रकरण किसी भी तरीके से कोशिशें करे तो उससे अपराध कम नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आज देश निर्भया के लिए इंसाफ चाहता है, फांसी का तख्त इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।